इस महफ़िल में बहुत बहुत खैर मक़दम है। ये मेमोरियल लेक्चर मेरे वालिद मुजीब रिज़वी साहब के नाम से हो रहा है। तो अब्बू के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे कि अब्बू वो चीज़ थे जो वैसे तो जैसे कि सब जो उनको जानते थे उन्हें स्नेह और करुणा का एक समुंदर तो थे ही वो, लेकिन साथ ही वो एक ज्ञान का सागर थे। तो जब जिन दिनों मैं कौन बनेगा करोड़पति में काम करती थी तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि अगर हम कहीं अटकते थे, किसी इंसाइक्लोपीडिया या लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाते थे, सीधे मैं फ़ोन उठाती थी, अब्बू को कॉल करती थी और अब्बू थोड़ी ही देर में उस चीज़ का बिल्कुल खुलासा करके हमारे हाथ में दे दिया करते थे। और ये आदत इतनी हम उसमें इतने बह चुके थे कि हमने ये कभी सोचा भी नहीं कि उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में जिस तरह की खला रह जाएगी, जिस तरह का व्योम होगा, जैसे हमारी ज़िंदगी से इस तरह की बातों का, किसी एक लफ्ज़ को लेके उसको बारीकी से उसकी खाल नोचने का, किसी एक चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो राजनीति हो, उसमें एक अलग अंदाज से कुछ नया एंगल ढूंढने का, उस तरह की गुफ्तगू की जो कमी रह गई थी, वो बहुत बड़ी खला थी। तो मेरी छोटी बहन अनुषा और महमूद ने जब ये तशवीश रखी कि अब्बू के नाम से मेमोरियल लेक्चर हम करें ताकि ये जो ज्ञान पाने और उसको समझने की जो एक चीज़ हमारे हाथ से निकल गई थी उसको हम जीवित रख सकें, तो इसके लिए मैं महमूद की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और महमूद, जिसका काम उसी को साझे, तो मैं अब दावत दे रही हूँ मेरे बहनोई और उससे ज़्यादा स्कॉलर, दास्तानगो, राइटर महमूद फ़ारूक़ी, प्लीज़ आइए और अपना काम संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवमूर्ति जी को दावत देता हूँ, वो आएँ स्टेज पे जब तक मैं उनका तारुफ़ देता हूँ। और लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, उनके बारे में भी दो चार बातें मैं बताऊँगा। अभी उसके पहले मैं मुजीब साहब, जैसा कि आप में से बेशतर लोग जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया दोहरा देना चाहिए शायद तो मैं वो उन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट शोबा कायम किया। उसके पहले उनकी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में पंडित सुंदरलाल से उनका ताल्लुक़ हुआ बचपन में, तो उसके बाद से ही वो थोड़ा गांधीवादी दर्शन और गांधीवादी सियासत की तरफ उनका रुख हुआ था। और उन्हीं की तहरीक पर पंडित सुंदरलाल की उन्होंने हिंदी को अपना सब्जेक्ट चुना। अलीगढ़ से उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पर पीएचडी की, जो बहुत सालों तक वो उस पर शोध करते रहे। जामिया में पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था 1961-62 में या थोड़ा कुछ पहले, और पीएचडी उनकी 78 में इनफैक्ट तक मुकम्मल हुई, पास हुई। लेकिन उसको उन्होंने छापा नहीं, वो कई साल तक उस पर काम करते रहे और ये कहते रहे कि नहीं, अभी और काम होना बाकी है, अभी कोई कागज़ है पेरिस में, कोई कागज़ है लंदन की लाइब्रेरी में, तो वो अटका रहा काम। वो बात उनके जाने के बाद वो किताब हमने छपवाई उनकी। वो करीब 30 साल तक, 32-33 साल तक जामिया से मुंसलिक रहे। और जामिया में जब वो आए थे तो वो बहुत छोटा सा इदारा था, बल्कि वो कॉलेज था, जामिया कॉलेज। और पुराने ज़माने के जो लोग वहाँ के हैं, वो कॉलेज को, बस स्टॉप को भी जामिया कॉलेज कहा जाता था। फिर वो धीरे धीरे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, फिर वो यूनिवर्सिटी बना, और जामिया की इस तरक्की में और इस नशोनुमा में उनका बड़ा किरदार रहा। ख्वाजा शाहिद साहब अब्बू के पुराने दोस्त और साथी कुलीग जामिया के वहाँ मौजूद हैं। शाहिद अमीन ने भी कुछ अरसे जामिया में पढ़ाया है, और प्रोफेसर अमर फ़ारूक़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए, लेकिन उनका भी बड़ा साथ रहा। और वो उनके बहनोई भी, उनके साड़ू भी लगते थे। तो ये लोग बहुत कदीम ज़माने से अब्बू को जानते हैं। तो अब्बू ने जामिया के लिए एक तरह से अपनी ज़िंदगी गर्क कर दी काफ़ी सालों तक, और वो स्कॉलरशिप से उस हद तक बस वाबस्ता रहे कि टीचर्स पढ़ाना स्टूडेंट्स को और उसमें गर्क रहना। तो तसनीफ़ का काम, लिखने का काम उन्होंने कम किया।
लेकिन उनकी जो किताबें हैं वो सब कालजयी हैं और वो सब की सब क्लासिक हैं। तो मुझे हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब शिवमूर्ति जी के, जो ख़ुद जायसी के ही ज़ेर साया बड़े हुए, जायसी की मज़ारों पे बचपन में आए गए, अवधि से जिनका गहरा ताल्लुक़ है, जो प्रयाग और अयोध्या के बीच में पड़ते हुए गांव में पैदा हुए, और जिनको ये तमाम जो अब्बू के पसंदीदा शायर थे उन सब से बचपन से इनकी वाक़फ़ियत रही। और इनकी ख़ुद की जो ज़िंदगी है वो इस कदर दिलचस्प है कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ूँगा। और वो मैंने अभी इनसे कहा भी, वो मिसरा है कि कहाँ कहाँ से गुज़र कर हयात लाए हैं, वो इनके ऊपर साबिक़ होता है बहुत बुरी तरह से, कि ये कुरंग नाम के गांव में पैदा हुए थे 1950 में। बचपन में सबसे ज़्यादा नापसंद इनको स्कूल जाना था, इसलिए वो बार बार स्कूल से भागते रहे, ज़्यादातर नानी के घर और इधर उधर भटकते रहे। पिताजी बहुत जो है सख्त थे, मार पिटाई बहुत करते थे, तो वो थोड़ा रास्ते पर जब आए तो पिताजी ही साधु का चोला ग्रहण करके पलायन कर गए। 13-14 वर्ष की उम्र में ही अपने पूरे घर की जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ी शिवमूर्ति जी को। उसके लिए इन्होंने सिलाई सीखी, बीड़ी बनाना सीखा, कैलेंडर बेचा, बकरियां पाली, ट्यूशन पढ़ाया, मजमा लगाया अंडवृद्धि के लिए, और नरेश डाकू के गिरोह में शामिल होते होते बच गए। पिताजी को घर वापस लाने के प्रयास में गुरु बाबा की कुटी पर आते जाते खंजड़ी बजाना सीखा, जो आज भी उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। फिर कुछ समय अध्यापन और रेलवे में नौकरी करने के बाद शिवमूर्ति जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर सेल्स टैक्स ऑफिसर बने और 2010 में एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए। साहित्य से परिचय स्कूल जाने से पहले पिता के मुख से सुने गए रामचरितमानस के अंश, कवितावली, विनय पत्रिका और कबीर के पदों के रूप में हुआ। यानी ये चीज़ें इन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी, इन्होंने स्कूल के बाहर पढ़ी, इसलिए ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। बचपन में देखे गए नाटक और नौटंकी के संवाद और उसकी कथा के रोमांच ने इन्हें कहानी की तरफ आकर्षित किया। पहली कहानी बीकानेर से वातायन में पान फूल के नाम से 1968 में छपी। 1976 में दिनमान ने अपढ़ संवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया और जनवरी 80 में धर्मयुग से कसाई बाड़ा छपी। तब से अब तक बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत से उपन्यास लिखे हैं। कहानियाँ बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, उड़िया और कन्नड़ में तर्जुमा हुई हैं। त्रिशूल उपन्यास उर्दू और पंजाबी में, तर्पण जर्मन में और आखिरी छलांग कन्नड़ में तर्जुमा हुआ है। भरतनाट्यम, कसाई बाड़ा और तिरिया चरित्र 3 कहानियों पर फिल्में बनी हैं। एक उसमें से बासु चैटर्जी ने बनाई है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी को लेकर। तर्पण पर फिल्म बन रही है। कसाई पाड़ा, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और तर्पण नाटक के रूप में हज़ारों बार खेले जा चुके हैं और बहुत से पुरस्कार जीत चुके हैं। बजा तौर पर मेरा इनसे पहला तारुफ कुछ महीने पहले हुआ था जब फ्रांचेस्का ऑर्सिनी ने शिवमूर्ति जी का जिक्र किया था, जो बहुत अच्छी स्कॉलर हैं उर्दू की और हिंदी की और हिस्ट्री की। फिर इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद रविकांत ने इनका जिक्र किया था और दोनों ने उनके बहुत उम्दा उपन्यास अगम बहे दरियाओं का जिक्र किया था, जो 1970 और 1980 के दहाइयों पर एक गांव की कहानी है और किस्सा है दरअसल, जो इधर उधर बहता हुआ दरिया की तरह चलता जाता है। तो हमने जब बात की शिवमूर्ति जी से, तो शिवमूर्ति जी ने कहा कि मैं इतना खूबसूरत, उन्होंने ये जायसी से ही टाइटल दिया, जो अस जरे सो कस नहीं महके। जो ऐसे जलेगा, जो राइटर जलेगा, जो अपने आप को जलाएगा, जो पोएट जलेगा, वो क्यों नहीं महकेगा। तो शिवमूर्ति जी अवध की खुशबू, अवध की महक, अमेठी की खुशबू, जो आप लोगों में से बहुत से लोगों को जान के दिलचस्पी होगी, और अवध की ज़मीन की, जायसी की, कबीर की और उस तरह से मुजीब साहब की खुशबू हम तक लेके आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बहुत मसर्रत और बहुत खुशनसीबी के जज्बे के साथ आपको दावत देता हूँ शिवमूर्ति जी।
इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत जन, विदुषी जन, ऐसे सभागार में बोलने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला है। तो आप ये मानिए कि एक आध अपवाद को छोड़ दें तो आज पहली बार मैं आप जैसे विद्वानों, विदुषियों के बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो हो सकता है कि कहीं असहमति जैसी भी बात अगर आए, उसका कारण ये हो सकता है कि मुझे फोक पर और ओरल कल्चर जो हमारे क्षेत्र का है, अवध का है या हमारे ज़िले का है, उस पर भी बोलने के लिए मुझसे उम्मीद की गई है। जो फोक है, जो लोकगीत हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो रिवाज हैं, इन पर बोलना मेरे लिए मुश्किल है। अपनी रचना प्रक्रिया के साथ ये भी जोड़ दिया गया अनुषंग के रूप में। रचना प्रक्रिया पर तो बोल ही देता, लेकिन ये जो जोड़ दिया गया तो इससे थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि चूँकि आप लोग शहरी कल्चर में पले बढ़े हैं, रह रहे हैं, और हम कहीं रिमोट से, दूर से चीज़ ले करके आपके बीच में आए हैं, तो अगर कहीं ऐसा लगता भी है आपको तो ये मान लीजिएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और तमाम तरह दक्षिण भारत में, केरल में मामा से शादी हो जाती है भगनी की, और हम लोगों के यहाँ तो जो बेटी की बेटी है वो भी बेटी जैसी ही होती है। तो बहुत सारे रिवाज लगभग उल्टे पुल्टे जैसे हैं कि सोचा नहीं जा सकता। तो ये विविधतापूर्ण दुनिया है, इसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ मैं कहने का टूटे फूटे शब्दों में प्रयास करूँगा उसको स्वीकार करिए उसी रूप में। मुजीब मेमोरियल लेक्चर के इस चौथे आयोजन में अपनी रचना प्रक्रिया पर इसको बंद कर दें। हाँ, अभी बाद में बात करते हैं। हमारी श्रीमती जी ऐसे ही मौके पे याद करते हैं। वहाँ से भी वो देख ली कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। इस व्याख्यान का नाम मैंने दिया है जो अस जरय सो कस नहीं महकै। यह मैं अपने पात्रों के लिए भी कह सकता हूँ, मुजीब साहब के लिए भी कह सकता हूँ, और महाकवि जायसी जी के लिए भी कह सकता हूँ। इसलिए मैंने यह पद चुना इस भाषण के शीर्षक के रूप में। इस मेमोरियल लेक्चर के पिछले 3 वक्ताओं के संस्मरण सुनकर असगर वजाहत साहब के एक प्रकाशित संस्मरण तथा महमूद फारूकी साहब के लेख पद्मावत और अब्बू की बानी पढ़कर मुजीब रिजवी साहब के व्यक्तित्व की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। सबको चश्मा पढ़ने के लिए लगता है, मुझे उतार देना पड़ता है। इसमें उनके शोध ग्रंथ सब लिखनी के लिखु संसारा, पद्मावत और जायसी की दुनिया में अभिव्यक्त विचारों और व्याख्याओं को मिलाकर देखा जाए तो उनकी मानसिक दुनिया का पूरा खाका स्पष्ट हो जाता है। यह भी याद करके अच्छा लग रहा है कि मुजीब साहब से रूबरू होने के 2-1 मौके मुझे भी मिले थे। यह उन दिनों की बात है जब मेरे मित्र अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जामिया के हिंदी विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। हिंदी विभाग के लिए और फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए मुजीब साहब ने पूरी जामिया यूनिवर्सिटी के लिए जितना किया उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, और उनके नाम पर शुरू किया गया यह मेमोरियल लेक्चर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का एक उल्लेखनीय उपक्रम है। अच्छा संयोग यह भी है कि जिन महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी पर मुजीब साहब ने शोध किया वे मेरे पड़ोसी हैं, मेरे जिला जवार के हैं। वैसे तो क्षेत्रवाद अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब इसके माध्यम से
किसी बड़ी शख्सियत से जुड़ने का मौका मिलता है तो आदमी शर्माते शर्माते भी जुड़ ही जाता है। और इस तरह जोड़ने पर हमारा और जायसी साहब का न सिर्फ जिला एक ठहरता है अमेठी, बल्कि बोली भी एक ठहरती है अवधी। इतना ही नहीं, कविता कहिए या साहित्य अथवा उसके लोक पक्ष से जुड़ने की जो पहली स्मृति मेरे मानस पटल पर दर्ज है, वह भी महाकवि जायसी से ही जुड़ती है, जिसका उल्लेख मैं करने जा रहा हूँ। तो इस तरह मैं और मुजीब साहब दोनों लोग महाकवि के दोनों बाजू खड़े दिख सकते हैं। इस मेमोरियल लेक्चर में बोलने के लिए जो विषय सुझाया गया है वह है क्रिएटिव जर्नी ऑफ शिवमूर्ति एंड द रोल ऑफ फोक एंड ओरल कल्चर इन नॉर्थ इंडिया। हम अपनी बात की शुरुआत रोल ऑफ फोक एंड ओरल कल्चर से करते हुए अपनी रचना प्रक्रिया, लेखन का उद्देश्य और उसकी सिद्धि तक की चर्चा तक ले चलेंगे। उस समय मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल की। द्वार पर खेल रहा था कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति आते दिखे। वे कमर से पूरी तरह झुके हुए थे। उनका चेहरा उनकी कमर से नीचे तक पहुंच रहा था। मैं पहली बार किसी को इस तरह झुककर चलता हुआ देख रहा था। वे कूबे बाबा थे, बढ़ई थे, जुआठ की मरम्मत करने आए थे। जुआठ जुआ जिसमें बैलों को नाधा जाता है। उनका परिवार नहीं था, अकेले थे, इसलिए 80 पार के उम्र में भी काम करना पड़ता था। पिताजी ने उन्हें देखा तो जोर से आवाज़ दी, आइए बाबा, पहले पानी पीकर थोड़ा दम मार लीजिए, धूप बहुत तेज है। पिताजी ने मुझे गुड़ पानी लाने के लिए कहा। कूबे बाबा ऊंचा सुनते थे। वे पास आकर लकड़ी के एक मोटे बोटे पर बैठे, अंगोछे से चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछने लगे। थोड़ी देर तक हालचाल पूछा जाता रहा। फिर पिताजी ने उनके कान के पास मुंह लाकर कहा, कहिए तो जब तक पानी आ रहा है हम लोग कुछ सत्संग कर लें। एक पद अधूरा है, उसी को पूरा करना है। इस तरह की छेड़छाड़ वे आपस में करते रहते थे। कूबे बाबा ने मुस्कुराकर पिताजी की ओर देखा, मतलब वे तैयार हैं। पिताजी ने कहा, बताइए ये कैसे होगा। मुहम्मद बिरध जो नहीं चला, काहे चलत भूई टेक। मुहम्मद बिरध जो नहीं चला, जो झुक गया तो काहे चलत भूई टेक। कूबे बाबा और पिताजी के बीच हुए इस सत्संग का उल्लेख मैं यहाँ इसीलिए कर रहा हूँ कि उत्तर भारत के साहित्य के उस ओरल कल्चर की एक झलक दी जा सके। वरना बढ़ई का काम करने वाले कूबे बाबा की इस प्लेटफार्म पर एंट्री का कोई तुक ही नहीं बनता है। कूबे बाबा ने चुभला चुभला कर गुड़ खाया, पूरा 1 लोटा पानी पिया, अंगोछे से मुंह पोंछा, फिर सिर उठाकर पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर पूछिए। पिताजी ने दोहराया, मुहम्मद बिरध जो नहीं चला, काहे चलत भूई टेक। और कूबे बाबा ने तुरंत जोड़ा, जोबन रतन हैरान है, मक धरती पे हो। मुहम्मद बिरध जो नहीं चला, काहे चलत भूई टोय, तो जोबन रतन हैरान है, मक धरती पे हो। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए देर तक मुस्कराते रहे। बाद में पिताजी ने मुझे इस दोहे का अर्थ बताया कि वृद्धावस्था में जायसी भी कूबे बाबा की तरह झुककर चलने लगे थे। उनकी उंगलियां जमीन को छूती हुई देखकर किसी ने पूछा होगा कि वे धरती को छूते हुए क्यों चल रहे हैं। जायसी ने बताया होगा कि मेरा यौवन रूपी रत्न खो गया है, ढूंढता चलता हूं कि क्या पता धरती पर कहीं पड़ा हुआ मिल जाए। इस दोहे का उदाहरण मैंने यह स्पष्ट करने के लिए भी दिया कि 60-70 वर्ष पूर्व की हमारी पीढ़ी में जायसी किस हद तक रचे बसे थे।
मैं खुद अपने बचपन में उनकी मज़ार पर हर वर्ष लगने वाले मेले में 2 बार शामिल हुआ था, जबकि मेरे घर से उनकी मज़ार 8-9 कोस दूर है। फोक और ओरल सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो मेरे बाल मन पर लोकगीतों, लोकोक्तियों और कथा तत्व की छाप डालने वाले मुख्य रूप से 2 लोग हैं। एक मेरी फुफेरी बहन रजना और दूसरे मेरे प्यारे मामा। अभी बताया आपने कि ननिहाल से मेरा वास्ता काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ मेरे प्यारे मामा थे, वो भी मेरे प्रेरक रहे हैं। और मेरी बहन रजना जो फुफेरी बहन थी और मेरे घर यानी अपने नानी के घर वो भी रहती थी, तो वो एक प्रेरक रही है। रजना बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी रही होंगी। वह अस्थायी रूप से मेरे यानी अपनी नानी के घर रहती थीं। उनके पास गीतों, किस्सों और बुझौलियों का अकूत खजाना था। मैं उनका एकमात्र भाई था जिसके पास उन किस्सों को सुनने की कभी न बुझने वाली प्यास थी। बहन के हर गीत में किस्सा और हर किस्से में गीत समाया रहता था। शायद उसी का प्रभाव होगा कि मेरी कोई कहानी या उपन्यास ऐसा नहीं है जिसमें गीत की मौजूदगी न हो। रोज शाम को बहन से घंटे 2 घंटे तक कुछ न कुछ सुनकर ही मुझे नींद आती थी। बहन की बुझौल का एक उदाहरण बताते हैं। अवधि में है, अर्थ बता दूंगा। 2 जन बैठे मेड़े पे, 2 लोग मेड़ पर बैठे हैं, खेत की मेड़ पर बैठे हैं। 2 जन बैठे मेड़े पर, बिन गोड़े बिन मूड़े के, बिना पैर के हैं और बिना मूड़ के सिर के हैं। बिना सिर और पैर वाले 2 लोग खेत की मेड़ पर बैठे हैं। एक जन बोले, उनमें से एक ने कहा, आज बड़ी डर लागत बा, आज बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने पूछा, केकर, किसका डर? पहला वाला बोला, जेकर 9 बित्ता के निकुना बा, जिसकी नाक 9 बित्ते की है, उसका बड़ा डर लग रहा है। तो के बताइस, मतलब उस डर के बारे में किसने बताया, कैसे तुम्हें पता चली कि 9 बित्ते वाले से आज खतरा होगा? के बताइस? जेकर मुंह सिया बा, जिसका मुंह सिल दिया गया है, उसी ने बताया है कि 9 बित्ता वाले से खतरा है। मुंह सिल दिए वाले जमाने से थोड़ा थोड़ा जब हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि यह बुझौल कितनी प्रासंगिक है। तब जिंदगी भी आज की तुलना में, अच्छा बूझिए आप लोग, है ना कठिन? तब जिंदगी भी आज की तुलना में ज़्यादा कठिन थी। 14-15 साल की उम्र में ही बहन उस जिंदगी की असलियत से परिचित हो गई होगी। तभी तो उसकी झोली में जिंदगी के कड़वे यथार्थ से जुड़ी कहानियां भी कम नहीं थीं। एक छोटी सी वानगी देखिए। गांव के एक परिवार में खाने पीने की तंगी थी, गरीबी थी। जाड़े के महीने में गांव में खाने पीने का संकट और गहरा हो जाता था। कोई फसल तैयार नहीं रहती थी। घर की बहू अपने ससुर के सामने रोज खाने के लिए एक थाली में उबले हुए आलू दे जाती थी। कई दिन तक आलू खाते खाते वह ऊब गए, तो सोचा कि कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, जहां इस आलू से मुक्ति मिले, रोटी या चावल के दर्शन हो सकें। बगल में नदी बहती थी और नदी पार करते ही थोड़ी दूर चलने पर उनकी बहन का घर था, तो सोचा चलो बहन के घर चलते हैं। तो एक दिन उन्होंने घाट पार किया और दोपहर में बहन के घर पहुंच गए। मान लीजिए उस घाट का नाम था उजियार घाट। जब बहन के चौके में खाने बैठे तो वहां भी थाली में उबले हुए आलू ही आए। रजना बहन बहुत नाटकीय ढंग से सुनाती थीं। बुजुर्ग ने उन आलूओं से हाथ जोड़कर पूछा, हे आलू महारानी, मैं तो सबसे नज़दीक वाले घाट उजियार घाट को पार करके आया, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई।
तुम कौन सा घाट पार करके आई कि मुझसे पहले यहां पहुंच भी गई और पहुंचकर उबल भी गई। कहने का मतलब कि 15-16 साल की बहन के पास अपने 8-9 साल के भाई को सुनाने के लिए इस तरह के किस्से भी रहते थे। प्यारे मामा जब तक गांव में रहे उनके जिम्मे एक ही काम था, जानवरों को चराने का। तब जानवरों को चराने का काम आज की तरह मुश्किल नहीं था। आज तो कहीं चारागाह ही नहीं बचे हैं। उस समय मामा के घर के सामने मील भर तो परती जमीन थी, उसके बाद जंगल और नदी। घर से सुबह गाय भैंस और भेड़ बकरियों का झुंड एक बार जंगल की तरफ हाँक भर दीजिए, उन्हें अपना कर्तव्य और गंतव्य दोनों का पता होता था। जंगल और परती में चरकर नदी में पानी पी लेना है, फिर चरना है, फिर पीना है और शाम को लौटकर अपने खूंटे पर खड़े हो जाना है। तो चरवाही का कोई काम नहीं रहता था। जानवरों को हाँक कर सारे चरवाहे किसी घने पेड़ की छाया में डेरा डालते। चरवाहों में 8-10 साल से लेकर 14-15 साल तक के 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियां। उनके बीच प्यारे मामा ही अकेले 20-22 साल के थे, सबसे बड़े और सबके अगुआ। वहाँ नाचने गाने या खेलने के अलावा कोई काम नहीं रहता। प्यारे मामा बांसुरी बहुत मोहक बजाते थे। बांसुरी बजाकर थक जाते तो छुट्टा गीत गाते, बिरहा गाते, कभी कभी नाचते। बिरहा ऊंची आवाज़ में गाया जाने वाला पंवारा होता है। ऊंची आवाज़ में शायद इसलिए कि परती और जंगल में आबादी तो होती नहीं, रास्ता चलते लोग या जंगल में लकड़ी बीनती औरत ही श्रोता होती हैं। 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में 10-20 श्रोता, तो उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आवाज़ ऊंची तो करनी पड़ेगी। तब मैं दर्जा 1-2 में पढ़ता रहा होऊंगा। गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाता तो प्यारे मामा के साथ जानवरों को चराने चला जाता। मुझे प्यारे मामा की यह दुनिया इतनी अद्भुत, इतनी रंगारंग लगती कि मन करता कि अब यह जीवन प्यारे मामा के संग जानवरों को चराने में ही गुजार दूंगा। 13-14 की उम्र तक लड़के भले मूढ़ के मूढ़ रह जाते हों, लेकिन लड़कियां शरीर से भले पूर्ण विकसित न हों, मन और समझ से विकसित हो जाती हैं। उनसे मिलने वाली मौन प्रशंसा का भाव ही रहा होगा जिससे प्यारे मामा ने अपने लिए एक आनंद लोक का निर्माण कर लिया था। अब उन्हें बाहर के किसी से कुछ नहीं चाहिए था। हम सारे श्रोता और प्रशंसक मुग्ध भाव से उनका नाचना गाना देखते सुनते और भाव विह्वल होते रहते। इन्हीं श्रोताओं में वह लड़की भी थी जो जब तरुणाई पर आई तो अपने बवंडर में प्यारे मामा को ऐसा उड़ाया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी तरुणाई के बवंडर में प्यारे मामा ऐसा उड़े कि गांव देश के परिदृश्य से हमेशा के लिए ही गायब हो गए। लेकिन उसकी बात आगे। अभी मैं प्यारे मामा के पमारों से एक आध उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे वह लोक की कोख से उपजते हैं और लोक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कुछ पंक्तियाँ जो उसी समय की सुनी हुई हैं लेकिन अभी तक स्मृति का हिस्सा बनी हुई हैं। नई नई ब्याह कर आई दुल्हन अपना चूल्हा चौका अलग करने के लिए पति से सास की शिकायत कर रही है। हो सकता है मायके से ही सोच के चली हो कि ज़्यादा दिन इन लोगों को पका के खिलाना नहीं है, तो पति से सास की शिकायत कर रही है। उसी की 2 लाइनें हैं। बहुत लंबा पमारा है, घंटों चलेगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा बानगी के लिए कि मुरही नारी कहे बालम से ख्याल करा हमारी ओरिया। मुरही नारी कहे बालम से ख्याल करा हमारी ओरिया, और जब से तोहरे घरे माँ आए बुढ़िया लगाए रहे मुँह तोरिया। और चली जाब नैहर का बालम बैठ के रौबिया गोड़वरिया।
चारपाई के गुड़वारी बैठकर आप रात भर रोया करेंगे अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो, और जाऊंगी जरूर, क्योंकि ये जो बुढ़िया है लगातार मुझसे कट बैठी रात दिन भर करती रहती है। तुरंत तुरंत ब्याह हुआ होता है। लड़की के युवा शरीर से लड़के का तुरंत तुरंत सामीप्य हुआ रहता है। ऐसे में लड़के के लिए इससे भारी सदमे की बात दूसरी क्या हो सकती है कि लड़की मायके जाने की धमकी देने लगे। जाहिर है कि लड़का कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहता है, माँ बाप गए मेरे ठेंगे पर, माँ की तो मत मारी गई है जो तुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, तुम चाहती हो तो क्यों नहीं अलग हो जाएंगे। कहें बलम माँ की मत मारी, ऊंचे घर की तू धैर्या, लई के तो का अलग हो जा बे ठेहुने पर जाए बाप महतारिया। बाप महतारी ठेहुने पे गए, अलग हो जाएंगे। ये उसकी एक वानगी है कि कैसे कैसे गीत का खजाना प्यारे मामा के पास था और सुनने को मिलता था तो मन में होता था कि सुनते रह जाएं, कोई पिताजी कहीं से लौट ना आए पकड़ के फिर ना स्कूल में ले जाके ढकेल दें। हो सकता है प्यारे मामा का साथ मुझे भी गाने नाचने की दुनिया में खींच ले जाता, पर नियत को यह मंजूर नहीं था। प्यारे मामा भीषण प्रेम में पड़ गए। गाय गोरू चराने वाली लड़की ने उनके दिल दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया। दोनों इस तरह एकाकार हुए कि न उन्हें उजाले का होश रहा न अंधेरे का, जैसे इस भरी दुनिया में बस वही दोनों बसते हों। दोनों परिवारों के बीच भारी झगड़ा हुआ। लड़की का विवाह हो चुका था। उसके परिवार ने तय किया कि जल्दी से जल्दी उसकी विदाई कराकर संकट टाला जाए। जिस रात सुबह लड़की की विदाई होनी थी, उस शाम से ही प्यारे मामा की बांसुरी गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे बजने लगी जिसके नीचे सारे चरवाहे इकट्ठा होते थे। लगा कि बांसुरी की गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी जद में ले लिया है। बेचैन लड़की पहले से सशंकित अपनी माँ से बोली, माँ मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ऐसा मत कर बेटी, तुझे विदाई कराने के लिए आए मेहमान लोग बाहर बैठे हैं। बाप के मुंह पर कालिख मत पोत। माँ मेरा उससे मिलने जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह नदी में डूबकर जान दे देगा। मैं उसकी जान बचाने के लिए जाऊंगी जरूर और बाप की इज्जत बचाने के लिए लौटूंगी जरूर। प्यारे मामा को रात में समझा बुझाकर सवेरे वह डोली में बैठकर चली गई। प्यारे मामा की हालत नीम पागलों जैसी हो गई। वह लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा न खड़ा कर दें, इसलिए सुबह होते ही उन्हें घर से दूर एक पेड़ से बांध दिया गया। विदाई होने के बाद छोड़े गए तो अपनी चरवाहे वाली लाठी लेकर नाचते कूदते नीम के नीचे बैठी नानी की ओर बढ़े। दूर से ही लाठी नानी की ओर फेंक कर गाने लगे, अब ना चरई तोहरी गैया जासुमाती अब ना चरई। उसमें उनका पागलपन देखते, उनका उस तरह नाचना देखते और नानी का उनके पागलपन को देखता हुआ देखते तो किसी की भी आंख में आंसू आ जाते। अब न चरई बतोहरी गैया। जसोदा माई अब यह चरवाही की लाठी संभालिए। अब आपकी गाय प्यारे मामा नहीं चराएंगे। अब आपकी गाय प्यारे नहीं चराएंगे। मामा तो मेरे मुख से निकल गया। उसी शाम प्यारे मामा कमाने के लिए परदेश अहमदाबाद चले गए। जिस परिवार का लड़का इस तरह प्रेम में पड़ता है उस परिवार को तो उतनी बदनामी नहीं महसूस होती, लेकिन जिस परिवार की लड़की ऐसे प्रेम में पड़ती है उनका तो गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति कमोबेश आज भी हर इलाके में है। कभी कभी तो इसकी इतनी हिंसक प्रतिक्रिया होती है जिसके लिए ऑनर किलिंग शब्द का इजाद किया गया है।
लेकिन लोकमानस को टटोलने निकलें तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें प्रेम में डूबे ऐसे प्राणियों के लिए सहानुभूति के बोल भी मिलते हैं। एक गीत की ऐसी ही एक पंक्ति मुझे एक लोक कवि से सुनने को मिली थी। सुनने को तो पूरी मिली थी, मुझे एक पंक्ति ही याद रह सकी। झुकी आओ मेघ बहो पुरवा, झुकी आओ मेघ बहो पुरवा, गोरी मीत मिलन को जान। झुकी आओ मेघ बहो पुरवा, गोरी मीत मिलन को जान। गोरी अपने मीत से मिलने के लिए निकली हैं। ऐसे माहौल को सुहाना बनाने के लिए बादलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे धरती की ओर झुक आएं, और पवन से उम्मीद की जा रही है कि वह पूर्वा बहे, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहे, जिससे वातावरण में ठंडक आ जाए। इसी औदार्य का एक क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है। ब्रजभूमि से उपजी राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे भारत में परकीय प्रेम की महत्ता को ऊंचाई दी है। राधा को कृष्ण से मिलने जाना है। वह कृष्ण को पूर्व सूचना दे रही हैं किसी के माध्यम से, समझिए कवि के माध्यम से ही या हवा के माध्यम से। वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊबो, वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊबो। जिस कदम के नीचे मिला करते थे कृष्ण और राधा रोज, राधा उनको संदेश दे रहे हैं कि आज हम उसी कदम के पेड़ के नीचे मिलने के लिए आएंगे। कंत जवाई सोआई सेज पर, कंत जवाई सोआई सेज पर, सब विधि अवसर पाई आज हम आऊब। पतिदेव को भोजन कराकर, उनको बिस्तर पर सुलाकर, सारा काम खत्म करके आज मैं आपसे मिलने उसी कदम के पेड़ के नीचे आऊंगी। यह भी हमारे लोक में। यह जो कंत और प्रेमी को एक साथ चाहने और दोनों से एक साथ निभाने का औदार्य है, उसकी स्वीकृति लोक में सनातन से रही है। जब एक पुरुष अपनी बचपन की दोस्ती को उम्र भर याद रखता है और उस पर गर्व करता है, तो स्त्री का अपने प्रेमी को याद रखना, उसके संपर्क में रहना कहाँ से अनुचित हो गया। उसे ससुराल जाते ही मायके का सब कुछ भूल जाने की बंदिश क्यों शुरू हो जाती है? कब से शुरू हो गई ये प्रथा? प्रेम भी तो मित्रता का सघन रूप ही है। हमारे फोक और ओरल कल्चर में वह खासियत भी जमाने से मौजूद है जिसे जादुई यथार्थवाद कहा जाता है, जिसे स्पेनिश उपन्यासों की खासियत बताई जाती है, मार्केज की, बोरखेज की और लोगों की। इसके भी उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं, एक कम से कम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दमड़ी का तेल लायो। दमड़ी बहुत पुरानी जो करेंसी होती थी, उसका सबसे छोटा, इस छोटी यूनिट जैसे एक नया पैसा होता था, उससे भी छोटी दमड़ी। दमड़ी के गीत बहुत चलते हैं। उस समय दमड़ी ही बहुत बड़ी चीज़ थी। दमड़ी दुकरवा के तोहरी मुनरिया की, हाय राम हमारा मन उस पर लग गया है, हमें दे दीजिए इनाम। इस तरह के बहुत सारे दमड़ी के गीत हैं। तो उसी तरह का एक गीत है कि दमड़ी का तेल लायो। सबसे छोटी यूनिट जो करेंसी की है, उससे हम गए बाजार से तेल लाए, कड़ुआ तेल, सरसों का तेल, और अर्र पोयो बर्र पोयो, उससे मैंने अरा बनाया, बड़ा बनाया, तला, बड़ा बनता है ना दही बड़ा वाला, तो आया पूड़ी छान लिया, दही बड़ा बना लिया। इस तरह की चीज़ें उसमें हमने तला, उस दमड़ी भर के तेल में जो बाजार से लाए।
दमड़ी का तेल लायो, अर्र पोयो बर्र पोयो, सैया की टंगरिया लायो। लास्ट में अपने हस्बैंड के पैर में भी लगाया मालिश करने के लिए, जैसा कि पत्नियां करती ही हैं। तो खाना पीना खिला के उनके पैर में भी लगा दिया। तो सैया की टंगरिया लायो, थोर के अड़ाईगा। अड़ाईगा माने गिर गया, जमीन पर गिर गया। ठोस चीज गिरती है तो गिरना कहते हैं, लिक्विड गिरता है तो उसको अड़ाना कहते हैं हमारे अवधि में। तो थोर के अड़ाई गया, उसी मालिश वालिश के दौरान थोड़ा सा तेल गिर गया। थोर के अड़ाएगा तो नदी नारा बहेगा। उसी थोड़ा सा अड़ा जाने से नदी नाले बहने लगे उसी तेल के। थोर के अड़ाएगा तो नदी नारा बहेगा, और टिकुली के भाग से सैया मोरा बच गया। उसमें बहने से बच गया क्योंकि हमारे सुहाग का भाग्य था। हमने उसकी टांग पकड़ के खींच लिया, बहते बहते उसको मैंने बचा लिया। तो जो जादुई यथार्थवाद है, मुझे लगता है एक बड़े उपन्यास में जितना 500 पेज में जादुई यथार्थवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, उतना इस 2 लाइन में उसका एक हिस्सा हमारे लोक में भी मौजूद है। और ये एक ही नहीं है, बहुत हैं, दर्जनों सुनाए जा सकते हैं। समयाभाव के कारण एक उदाहरण ही मेरे ख्याल से काफी होगा। यही वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लोक का प्रभाव है जो मेरी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से उतर आता है। शायद ही मेरी कोई कहानी हो जिसमें गीत की किसी पंक्ति का उपयोग न हुआ हो। मेरे नए उपन्यास अगम बहे दरियाओं में ही 60-70 गीतों के अंश शामिल हैं। गीतों के जो अंश मुझे कंठस्थ हैं, उनकी संख्या 1000 से कम तो नहीं ही होगी। सांस्कृतिक दुनिया में अभी इनकी उतनी पूंछ नहीं है। मेरे 50 इंटरव्यू ऑनलाइन और प्रिंट माध्यम में मौजूद हैं, लेकिन शायद ही किसी ने कभी इन गीतों पर बात की हो पूछने वाले ने। इसलिए जो बाहर निकलने से रह जाएंगे, कोई पूछता तो निकलते, जैसे कुछ आज निकले। इसलिए जो बाहर निकलने से रह जाएंगे, उन्हें सीने में दबाए हुए ही 4 आदमी के कंधों पर चले जाना होगा। हो सकता है नियति मुझे भी लोक नर्तक या लोक गायक के रूप में दुनिया के रंगमंच पर उतारने की सोचती रही हो, लेकिन प्यारे मामा के साथ हुए हादसे के बाद इस आशंका से कि मैं भी उन्हीं की तरह बिगड़ न जाऊं, पिताजी ने मेरे ननिहाल जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। कैसे पड़ता है लेखन का बीज किसी जातक के मन में। मैंने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब सृजन का रसायन में इस पर थोड़ा विस्तार से लिखा है। कुछ लाइनें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या लेखन का गुण जन्मजात होता है? हो सकता है भविष्य के वैज्ञानिक इसका कोई सही व सटीक समाधान खोजें, पर इतना तो तय है कि प्रत्येक रचनाकार को प्रकृति एक विशिष्ट उपहार देती है, अति संवेदनशीलता का और पर दुख कातरता का, अतीन्द्रियता का भी, जिससे वह प्रत्येक घटना को अपने अलग नजरिए से देखने, प्रभावित होने और विश्लेषित करने में सक्षम होता है। जिन परिस्थितियों में शिशु का विकास होता है, वही उसकी जिंदगी की भी नियामक बनती हैं और उसके लेखन की भी। फसल की तरह लेखक भी अपनी जमीन की उपज होता है। जब मेरी रचनाओं में उद्दाम प्रेम, सर्वस्व समर्पण, गांव, गरीबी, वर्ण संघर्ष, सांप्रदायिक घृणा, अन्याय और अत्याचार के प्रसंग आते हैं, तो यह केवल मेरी मर्जी से नहीं होता। वक्त ने जिन अनुभवों को मेरे अंतःकरण में संजोया है, कलम पकड़ते ही, स्मृति का द्वार खुलते ही उन्हीं की भीड़ निकलकर पन्नों पर फैल जाती है। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं, कैसे कल्पना कर लेते हैं ऐसी साहसी नायिकाओं की, ऐसे जुझारू नायकों की। मैं कहता हूं कल्पना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे पात्र हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, उनका काम ही उनकी पहचान है। हमारे इलाके में जायसी के नाम से एक उक्ति प्रचलित है, जो अस जरे
सो कस नहीं महकै। जो अपने आप को होम कर देगा, हवन कुंड में झोंक देगा, उसके जलने की सुगंध तो लोक में फैलेगी ही। हमारे पात्र हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, प्रेम के लिए, कर्तव्य के लिए, जबान के लिए स्वयं को होम कर देते हैं। इसलिए हमारे जैसे लेखक ही नहीं, पूरा इलाका उन्हें पहचान जाता है। आप क्या समझते हैं कि मेरी कहानियों की नायिकाएं बिमली, सुरजी, रजपतिया, केसर, कुच्ची आदि काल्पनिक हैं? पाले, संतोखी, तूफानी, बैताली, जंगू, विद्रोही क्या काल्पनिक हैं? यह सब अपने आप को होम कर चुके लोग हैं। इन्हीं को प्रासंगिक परिस्थितियों के बीच में रखकर चमका दिया जाता है तो इनका कद लार्जर देन लाइफ हो जाता है। यहाँ आप जैसे कला, संस्कृत और साहित्य के जिन शीर्ष प्रतिनिधियों के मध्य में हम खड़े हैं, उनके सामने रचना प्रक्रिया पर बात करना नानी के आगे ननिहाल का बखान करने जैसा ही होगा। फिर भी जब लिखना शुरू किया तब कहाँ कोई फिर भी कुछ कहना कहेंगे ही, कहने के लिए खड़े किए गए हैं तो कुछ कह ही दें। जब लिखना शुरू किया तब कहाँ कोई बताने वाला था कि कैसे लिखना चाहिए। पढ़ते पढ़ते लिखने की उमंग उठी और कलम उठा लिया। न कोई पूर्व तैयारी, न आउटलाइन, न नोट, न समरी। कथा की धुंधली सी झलक मिली और कुहासे में उसी का पीछा करते करते चल पड़े। कभी पकड़ में आ गई, कभी पकड़ में आते आते फिसल गई। शुरुआती कहानियां इसी तरह लिखी गईं। मार्क ट्वेन के इस कथन को तो बहुत बाद में जाना कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में। या गोरकी की इस सलाह को कि हर लेखक को नोटबुक जरूर रखनी चाहिए जिसमें वह देखी सुनी जरूरी चीज़ों को नोट करता चले। तब आइजक सिंगर का यह कथन कौन बताने वाला था कि लेखक का सबसे अच्छा दोस्त कचरे का वह डिब्बा होता है जो उसकी राइटिंग टेबल के नीचे कोने में रखा होता है। उसका पेट भरना भी लेखक का दायित्व है। यानी लिखते जाइए और फाड़ फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते जाइए जब तक परफेक्शन ना आ जाए। जब तक पूर्व लेखकों के इन सुझावों से परिचित हुआ, लेखन की यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मुझे लगता है कि लेखक के मैं में कम से कम दो व्यक्तित्व समाये होते हैं। एक वह जो अपने समय के साथ सीधे सीधे दो दो हाथ कर रहा होता है। दूसरा वह जो हर झेले भोगे सहे हुए को तीसरे की तरह देखता, सुनता और सहेजता चलता है। यह दूसरा परायों के देखे सुने सहे हुए को भी उसी तल्लीनता और सरोकार के साथ आत्मसात करता है जैसे खुद झेल भोग रहा हो। कालांतर में इस अपने और पराये की अनुभूति का अंतर समाप्त हो जाता है। जब वह दूसरा व्यक्तित्व अपने किसी पात्र में इस झेले भोगे गए अनुभव को आरोपित करता है, तब तक वह अनुभव खुद लेखक का अनुभव बन चुका होता है। इसलिए काल्पनिक पात्र के काल्पनिक दुख को चित्रित करते समय निकलने वाले लेखक के आंसू असली आंसू होते हैं, वे काल्पनिक नहीं होते हैं। दिमाग के कंप्यूटर में कोई सिलेक्टर लगा रहता होगा, तभी तो एक आदमी के लिए कोई घटना रोजमर्रा की सामान्य घटना होती है और दूसरा उसे अपनी स्मृति में टांक लेता है। स्मृति का भाग बन चुके दृश्य या अनुभव में वह वक्त बीतने के साथ साथ अपनी कामना के अनुसार परिवर्तन करता रहता है।
जैसे स्कूल के दिनों में किसी से झगड़ा हुआ और आप पिट गए थे, लेकिन 10 साल बाद याद रखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने ही उसको पीटा था, क्योंकि आपकी कामना है कि आप पीट नहीं पाए। अब कल्पना में पीटने में क्या दिक्कत है। तो वक्त बीतने के साथ अपनी कामना के अनुसार लेखक उसमें परिवर्तन करता रहता है और कालांतर में इस परिवर्तित दृश्य को ही वह खुद भी असली दृश्य मानने लगता है। बाद का देखा सुना बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन कोई खास दृश्य, कोई रंग, कोई स्वाद, गंध, बोल, बिंब, संवाद, मुस्कान, तिरछी चितवन, भंगिमा, चाल सुरक्षित रह जाती है। यह सब लेखकीय स्व की पूंजी बनते चलते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी दुर्घटना के रूप में भी सामने आती है, जब किसी अन्य लेखक की लिखी हुई किसी रचना का कोई दृश्य या सोच कालांतर में लगता है कि इसको तो मैंने ही सोचा है और अपनी ही किसी रचना में उतर आता है। जब लोग बताते हैं ये तो उनका है, तो आप सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया। अब थोड़ा इस बिंदु पर विचार कर लिया जाए कि लेखन किसके लिए होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या यश के लिए, क्या धन के लिए, क्या सम्मान पुरस्कार पाने के लिए। देखिए, निरंकुशता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जाना सत्ता का स्थायी चरित्र होता है। सत्ता का स्थायी चरित्र होता है निरंकुशता की ओर धीरे 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 बढ़ते चले जाना। और लेखक को आम जन का प्रवक्ता माना जाता है। इस प्रकार लेखक सत्ता का अस्थायी प्रतिपक्ष होता है। सत्ता का चरित्र यह भी होता है कि वह अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। साम दाम दंड या भेद जिस भी उपाय से अपनी आलोचना को दबाना संभव हो वह दबाती है। साहित्यकार को पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार से साधना पुराने जमाने से आजमाया गया हथियार है। संस्कृत में एक सुभाषित है, को न याति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगम मुख लेपेन करोति मधुरध्वनिम। जैसे मृदंग के चमड़े पर गीला आटा पोत दीजिए, मृदंग में दो तरफ चमड़ा लगा रहता है तो दोनों तरफ एक ही आवाज़ निकलती है, थोड़ा कर्कश निकलती है, लेकिन एक तरफ आटा गीला करके पोत दोगे तो दुम 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 मधुर आवाज़ हो जाती है। ऐसे ही जो लेखक सत्ता का आटा अपने मुंह में पुतवा लेगा उसकी आवाज हर हाल में मधुर होने लगेगी। तो अगर आप सत्ता का दिया हुआ आटा अपने मुंह पर पोत लेंगे, उसके हाथ से पुरस्कार ग्रहण कर लेंगे, तो किस मुंह से उसकी आलोचना करेंगे। फिर सत्ता द्वारा आम जन के विरुद्ध किए जाने वाले अन्याय और ज्यादतियों का विरोध कैसे करेंगे। उसको आम जन में व्याप्त गैर बराबरी, दुख और असुरक्षा की भावना के लिए जिम्मेदार कैसे सत्ता को ठहराएंगे। पुरस्कार, सम्मान या वृत्ति के लिए, पुरस्कार, सम्मान या वृत्ति के लिए हाथ फैलाते ही आप सत्ता का प्रतिपक्ष होने का अपना नैतिक अधिकार खो देंगे। फिर आपके पास दो ही विकल्प रह जाएंगे, या तो चांद सितारों और फूलों भंवरों पर कविता लिखिए, आकाश गंगा, क्षितिज और मलय समीर की शोभा और सुगंध पर मुग्ध होइए, कोलाहल की अवनी की ओर से आंख मूंद कर शब्द क्रीड़ा करिए, या इतिहास की अंधेरी शीतल गहरी गुफा में प्रवेश करके परम शांति का अनुभव करिए। अगर वहां बैठकर इतिहास की ज्यादतियों और क्रूरताओं पर लिखना चाहेंगे उस गुफा में बैठकर, तब भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह क्रूरताएं और ज्यादतियां करने वाले पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अगर आप इस कथन का अनुसरण करना चाहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है या समाज के आगे चलने वाली मसाल होता है, तो पद पुरस्कार से हाथ तो धोना पड़ेगा।
अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन का एक उदाहरण आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक हो सकता है। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन वह कहते हैं, लिटरेचर दैट इज नॉट द ब्रेथ ऑफ कंटेम्पोरेरी सोसाइटी, दैट डेयर्स नॉट टू ट्रांसमिट द पेन्स एंड फियर्स ऑफ द सोसाइटी, दैट डज नॉट वार्न्स इन टाइम against the threatenings of moral and social dangers, such literature does not deserve the name of literature. किसी भी लेखक को खुद तय करना होगा कि अपने समय और समाज की चुनौतियों का चित्रण करके प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए या राजसत्ता का आटा मुंह में पोतकर सत्ता के चारण की भूमिका निभाए। ऐसे मौके के लिए लेखकों कवियों को सचेत करने का काम पश्चिमी विद्वानों ने ही नहीं, हमारे पुरखे संस्कृत के कवियों ने भी ये काम किया है, सचेत करने का काम ऐसे मौके के लिए। भागवत पुराण के स्कंध 2 में, भागवत पुराण के स्कंध 2 के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक में पुरखे क्या कह करके सावधान किए हैं, सुनिए। चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवाघृपा परभृताः सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किम जितोऽपि नोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धर्म दुर्मदान धान, धन दुर्मदान धान। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, क्या पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भिक्षा में मिलने बंद हो गए हैं? क्या पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भिक्षा में मिलने बंद हो गए हैं? पहले मिलते थे और लोग उसी से काम चला लेते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा जिसको कहते थे उतरन पहनना, ये राजाओं का उतरन है, सेठों का उतरन है, उनका कुर्ता उनका मन भर गया, तब चलो हम लोग पहनेंगे। तो अगर वो पुराने वस्त्र मिल रहे हैं लेखकों के लिए, तो क्या अब आजकल नहीं मिल रहे हैं? क्या खाने के लिए पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या पीने के लिए नदियों का जल सूख गया है? क्या रहने के लिए गुफाओं के मुंह बंद हो गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले ये कवि और विद्वान लोग धन के मद से मदांध सेठों का मुंह क्यों जोहते हैं? वक्त बदलने के साथ आप सेठों के साथ सत्ताधारियों का नाम भी जोड़ सकते हैं इस श्लोक में। अब ये श्लोक एक बार फिर पढ़ दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चीराण किंग पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवाघृपा परभृता सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किम जितोऽपि नोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, धन दुर्मदान धान। धन की वजह से जिनके शरीर से बदबू आ रही है उन्हीं का भजन क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है। समय बहुत हो गया है, हाँ थोड़ी एक आध बात और कह के खत्म करें। साहित्यकार किसके प्रति जवाबदेह रहे, वह किसके हित की कामना में अपनी लेखनी चलाए, इस प्रश्न का भी बहुत स्पष्ट उत्तर महाभारत में मिलता है। महाभारत में मिलता है। महाभारत में एक कथा आती है राजा रंतदेव की। इसे मैंने पहले भी एक आध जगह उद्धृत किया है जब लेखकों के कर्तृत्व पर बात होती है। तो राजा रंतदेव की गिनती प्रजावत्सल राजा के रूप में होती थी। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने प्रजा की प्राण रक्षा के लिए अपने राजमहल का अन्न भंडार जनता के लिए खोल दिया। उनकी प्रजावत्सलता को देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और राजा के समक्ष प्रकट होकर कहा, प्रजा पालन से अर्जित पुण्य से अब आप स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो गए हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलकर अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोग करिए। राजा रंतदेव ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, न तो हम कामये राज्यम
न स्वर्गम न पुनर्भवम। मतलब न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना करता हूँ, और न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। मैं ये कामना, केवल ये कामना करता हूँ कि संसार में दुख से संतप्त जितने भी प्राणी हैं उन सबके दुखों का नाश हो जाए। लोक मंगल की यही कामना एक लेखक की भी कामना होनी चाहिए। मैं जिस समाज और भूभाग में पैदा हुआ उसी का सुख दुख मेरा भी सुख दुख है। उसी समाज में व्याप्त अन्याय, पीड़ा, दुख और भय को बाणी देना तथा उनसे मुक्त की राह तलाशना ही मेरे लेखन का उद्देश्य है। उनमें उम्मीद और सपने जगा पाया तो यही मेरे लेखन की सिद्धि होगी। धन्यवाद। शिवमूर्ति जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए और आपने इतनी सुंदर, इतनी गूढ़ बातें इतनी सहजता से कहीं। और सच पूछें तो आपने मुझे अब्बू की याद दिला दी इस वक्त, वो भाषा भी और वो बातें भी, वो लहजा भी। तो बहुत बहुत दिल के अंदर से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।